हेलो एवरीवन, आज की क्लास में लेक्चर नंबर 6 में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहली वाली क्लास में हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में लास्ट वाले लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है। अभी आज की क्लास में, आज के लेक्चर में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका डेरिवेशन विद ग्राफ से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे, फॉर्मूला कैसे आता है वो समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसके बाद जब वो फॉर्मूला आ जाएगा उस पर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको, जैसे कि जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन वाली चीज़ें रहती हैं उनमें हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं फॉर प्रैक्टिस। वो क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे जिनको आप बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? ठीक है, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड नंबर की कॉलीगेटिव पढ़ते हैं इसको। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, एलिवेट होना। ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना। कब होता है ये इंक्रीज? तो सबसे पहले समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है जनरली बच्चों हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं a particular temperature at which any liquid starts boiling। ये हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं जो यहाँ बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ उनको आती हैं, जो बच्चे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है। तो देखें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच, ध्यान देना अभी, इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सब जानते हैं, आप जानते हैं बच्चे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कैसे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल क्यों होता है वाटर? उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों होता है? वो इसलिए होता है बच्चों कि जब वाटर को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। देन अ लिक्विड, और यहाँ पे एग्जांपल वाटर, स्टार्ट्स बॉइलिंग। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टार्ट कर देता है बॉयल होना, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वाटर का, ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ये बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने बता दी आपको। डेफिनेशन का ध्यान देना है। मेन बात क्या है? वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जिस टेम्परेचर पे हो जाएगा उस टेम्परेचर को उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। इसके बाद क्या होगा? फिर एलिवेशन क्या हुआ? एलिवेशन कब होगा? क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पास लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर जब हम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये हमने राउल्ट्स लॉ में भी पढ़ा है कि अगर हम किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर चेक कर लें, उसमें कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर दें, तो जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये बात हमने पढ़ी है राउल्ट्स लॉ में। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, विद एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज and hence boiling point of the solution will be higher than that of pure solvent।
और हायर या इंक्रीज होना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो हो गया एलिवेट, इंक्रीज हो गया, तो हम कहते हैं वहां पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्यों हुआ, समझ गए ना आप? आपके पास एक लिक्विड है, एक सॉल्वेंट है इन प्योर स्टेट, और इसमें आपने कोई नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इसमें ऐड किया, ठीक है। तो इस लिक्विड का, इस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको अगर हम कह रहे हैं TB नॉट, TB नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूशन होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम लिख दें TB। तो जो TB नॉट होता है वो किससे, TB से क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया कम, लिक्विड को, सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, हायर हो जाता है। ये बात आप बच्चे समझ गए? तो आप समझ लो कि यहाँ पे TB जो है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, TB नॉट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, TB इज ग्रेटर देन, TB इज हायर देन TB नॉट। तो यहाँ पे एलिवेशन आ गया किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। तो ये जो एलिवेशन है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहां पे भी आया। इसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होता है, इंक्रीज ही होता है वैसे तो, कुछ केसेज में डिक्रीज भी हो जाता है, लेकिन जनरली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होता है ये हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी समझ के चलेंगे। फॉर्मूला यहां पे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला यहां पे आएगा, ठीक है। ग्राफ को समझे बेटा, ग्राफ में क्या दिखाया हुआ आपको, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब जिस टेम्परेचर पे जाके ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जो आपका सॉल्वेंट है, जो आपका सॉल्यूशन है, वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर उसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। समझ आ गई बात? तो यहां पे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ, ये जो लाइन है AB, ये जो कर्व है ये सॉल्वेंट के लिए है, ठीक है। यहां से ध्यान से समझना आप, यहां A पॉइंट पे आपका सॉल्वेंट है, A पॉइंट पे सॉल्वेंट का मतलब है कि अभी आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना और उसका टेम्परेचर इतना, ठीक है। यहां टेम्परेचर है और यहां वेपर प्रेशर है। अब आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया इसको। जैसे जैसे आप हीट करना स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो एक कर्व ग्राफ आपको मिलेगा इस तरह से, ठीक है। अब ये वेपर प्रेशर जब इंक्रीज हो जाएगा इतना, कितना कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो यहां आके इस टेम्परेचर पे, और ये टेम्परेचर कितना है यहां, TB नॉट से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को जहां ये लाइन कट कर रही है, ठीक है। समझ आई बात? तो यहां इस टेम्परेचर पे TB नॉट पे इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, यानी कि TB नॉट पे आपका सॉल्वेंट बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। समझ गए आप? अब आपने क्या किया, अब इस सॉल्वेंट के अंदर, ये दूसरे कर्व ग्राफ को समझेंगे हम, इस सॉल्वेंट के अंदर आपने एक नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है जी, कर दिया, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिफरेंट होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, ये भी मैंने बता दिया आपको। तो यहां आप देखो इस C पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जहां सॉल्वेंट आपका A पे वेपर प्रेशर शो कर रहा था, सॉल्यूशन आपका C पे वेपर प्रेशर शो करेगा।
यानी कि सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। और यही हमने बताया कि व्हेन वी ऐड एनी नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन एनी सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये आप ग्राफ से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को भी हीट करना स्टार्ट किया। इस सॉल्यूशन को जब हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ साथ इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और वेपर प्रेशर कहां तक बढ़ाना है, जहां तक कि इसका जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। तो जब इसको हम ग्राफ की फॉर्म में यहां बनाते चले गए तो हमने देखा कि टीबी एक ऐसा टेम्परेचर मिला जहां पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टीबी है ये तो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये यहां पे आपको लिखा हुआ भी मिलेगा टीबी नॉट। बेटा देखो आप, टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, टीबी क्या है, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी समझ सकते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की जो लाइंस हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को अलग अलग टेम्परेचर पे कट करती हैं और टीबी इज हायर देन टीबी नॉट। ये ग्राफ में आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ग्राफ में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पे हुआ क्या, अब जो डिफरेंस है ये डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी हायर है, टीबी नॉट स्मॉलर है, तो टीबी से टीबी नॉट को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जो डिफरेंस आया उसको डेल्टा टीबी से हमने रिप्रेजेंट किया। डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी रिप्रेजेंट्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन आया, कितना इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट, उसका मैग्नीट्यूड किससे निकालेंगे, डेल्टा टीबी से निकालेंगे। तो यहां पे तीन टर्म है, टीबी नॉट, टीबी, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये ग्राफ की बात है और ये यहां पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात है। यहां तक बात बच्चों समझ में आ गई? इस बात को भी देख लो, ये वही बात है जो हमने यहां पे डिस्कस करी है। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दोनों का डिफरेंस जो होगा इज टर्म्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने यहां ऊपर भी लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया भाई? अब तो समझ आ जाना चाहिए। देखो, ठीक है, डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी के लिए हमने यहां पे देखना है कि वो फॉर्मूला कौन सा है बनेगा डेल्टा टीबी के लिए, जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ये और इंपॉर्टेंट बात रह गई, और इसके बाद क्वेश्चंस आपके। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सा लेक्चर हो जाएगा ये आपका। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट जब पढ़ेंगे तो यहां मैं बता के चलूं आपको कि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, स्पेशली अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें, सीबीएसई की बात करें, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन मिलने के जो चांसेज हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, बाकी तो पूरा चैप्टर है भाई, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो चीजें रहती है, पॉसिबिलिटी जो बनती है क्वेश्चन आने की, वो इन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही बनती है। न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसलिए न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, बस ये वाली स्लाइड डिस्कस करूं आपके साथ, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा। सुनो फिर, तो हमने यहां पे डेल्टा टीबी इक्वल्स टीबी माइनस टीबी नॉट, ये चीजें हमने देख ली। अब हमने डेल्टा टीबी के लिए करना है। तो डेल्टा टीबी जो देखा जाता है जब हम स्टडी करते हैं, तो डेल्टा टीबी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। और स्मॉल एम क्या होता है? स्मॉल एम बेटा होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के 11th में पढ़ा हमने। मोलैलिटी, कॉन्सेंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम।
प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू एम। प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह हमने क्या ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया के बी। अब के बी भी समझ लो क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसको कहते क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट एक नाम, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दूसरा नाम, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट तीसरा नाम। ठीक है, केबी के 3 नाम हैं, क्वेश्चन में किसी भी नाम से आ सकता है, इसलिए तीनों आपको पता होने चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट क्या होगी भाई इसकी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये यहां से निकलेगी। ठीक है ना, ये यहां से निकलेगी। कैसे निकलेगी निकाल के दिखा दूं आपको। देखो डेल्टा टीबी जो आपका है ये आपने लिख दिया के बी इंटू एम। अब के बी क्या होगा भाई, के बी हो जाएगा आपका डेल्टा टीबी बाई एम। डेल्टा टीबी की जो यूनिट होती है वो होती है के, टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट के केल्विन। एम क्या हो गया, एम हो गया मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर केजी। केजी जाएगा ऊपर तो केल्विन ऊपर चला गया आपका, केजी किलोग्राम, और मोल नीचे रहेगा तो ऊपर ले जाके लिखेंगे तो मोल इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट यहाँ पे है, अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको यहाँ देख लो, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, कहाँ से आई, केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है, मोल पर केजी किसकी यूनिट है, मोलैलिटी की यूनिट है, तो मोलैलिटी ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो केजी मोल इनवर्स। समझ आ गई होगी बात, इजी सी बात है, ये तो फिजिक्स में पढ़ते हैं आप। ठीक है, इसके बाद अब जो हमने सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन में अगर हमने W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यूज किया, उस सॉल्यूट का मोलर मास M2 है, और हमने इसको इस सॉल्यूट को डिजोल्व किया है W1 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें तो ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट है आपका उसका वेट W2 ग्राम है, उसका मोलर मास M2 है, और उस सॉल्वेंट का वेट W1 है। ठीक, इनको यूज करेंगे। तो सबसे पहले मोलैलिटी देखो आप, मोलैलिटी होती क्या है, मोलैलिटी मैंने बताया आपको कि जो वेट होता है ना, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम N2 से रिप्रेजेंट कर दें और यहां पे लिख दें क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना W1, ये N2 बाई W1 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद यहां N2 को क्या लिख सकते हैं हम, N2 को लिख सकते हैं W2 बाई M2, वेट ओवर मोलर मास डिवाइडेड बाई W1, ये हमने यहां पे लिखा है। ठीक है, W2 बाई M2, W1 बाई 1000, वेट ग्राम में जनरली होता है, किलोग्राम में यहाँ पे यूज करते हैं मोलैलिटी में, इसलिए 1000 यहाँ पे ऑलरेडी लेके चला है। ये जब यूनिट होगी ना वेट की, उसके हिसाब से आप यहाँ पे 1000 को रिमूव या ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना मोलैलिटी का, ये होता है, पहले पढ़ लिया हमने, 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। अब बस सीधा सीधा इस M यानी कि मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है इसको उठा के आप कहाँ रख देंगे बेटा, इस M की जगह रख देंगे। तो जब इस M की जगह रखेंगे तो डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी रहेगा, और ये एज इट इज उठ के आ जाएगा नीचे के बी के मल्टीप्लाई में। आप देखो 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। समझ आ गई बात। अब ये तो डेल्टा टी बी निकालने का फॉर्मूला हुआ। अगर हमको मोलर मास डिटरमाइन करना है, ये एप्लीकेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को यहां ले जाओ और इसको यहां ले आओ, देख लो आप। तो M2 इक्वल 1000 इंटू W2 इंटू के बी, ये सब कुछ सेम है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी, यहां आ गया डेल्टा टी बी इंटू W1। तो इस फॉर्मूले से अगर आपको डेल्टा टी बी कैलकुलेट करना है तो ये वाली क्वांटिटी पता होनी चाहिए, M2 कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो ये वाली क्वांटिटी पता होनी चाहिए। कैसे पता होंगी, क्वेश्चन में गिवन होंगी। अब ये क्वेश्चन में देख लेते हैं, बात समझ में आ गई। तो ग्राफ समझा दिया आपको, फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ठीक, फिर समझा दूं एक बार,
जरा सी बात और समझ लो, भूल लोगे नहीं, डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू एम, कैसे नहीं भूल लोगे, बस एम ध्यान रखना है, एम मोलैलिटी होता है, और मोलैलिटी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, उस मोलैलिटी को वेट और मोलर मास की टर्म में लिख लेना आप, उसको उठा के और इस वाले फॉर्मूले में रख देना। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, W2 बाई M2 ऊपर 1000 इंटू W1 M2 के साथ, ठीक, ये मोलैलिटी होगी, बस इसको रखना, फॉर्मूला आ गया आपका। अब इसी फॉर्मूले से भैया क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और समझने के लिए भी बढ़िया है, समझने के लिए और भी बढ़िया क्वेश्चन है, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाएं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। सुनो, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बेटा, ये 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6, इससे निकाल लेंगे आप मोलर मास, इट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दे दिया इन अ सॉसपैन, एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.013 बार प्रेशर, Kb वाटर के लिए दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये यूनिट बताई थी आपको Kb की, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट की, ठीक है। तो क्या पूछा कि जो वाटर है, अगर इस वाटर के अंदर 1 kg वाटर के अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज हमने डिजॉल्व कर दिया, तो वाटर किस टेम्परेचर पे जाके बॉयल होगा, ठीक है, कितना एलिवेट होगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, ये आपसे पूछा है। तो इजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, वेट ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, यहाँ 1000 ग्राम ले लिया, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया, Kb आपका आ गया 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये Kb की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। मोलर मास ग्लूकोज के लिए निकाल लेंगे C6H12O6 के लिए, ये 72 हो गया, 12 6 72, ये 12 हो गया, और यहाँ 96, 16 6 96, ये आ गया, इनको ऐड कर लो, 180 ग्राम पर मोल, ये आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब फॉर्मूला आपके पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है बेटा, अभी निकाला, डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू एम। अब के बी तो एज इट इज रहेगा, वैल्यू गिवन है, एम क्या होता है, एम होता है W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 और W1 सबको जानते हो आप, Kb की वैल्यू गिवन है, W2 18 ग्राम हो गया, 1000 हो गया, M2 ये कैलकुलेट निकाल लिया आपने, M2 180 हो गया, और W1 कितना है 1000 ग्राम, ठीक है। बस ये वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करके 0.52 केल्विन, ये डेल्टा टीबी की वैल्यू है, ठीक है। और डेल्टा टीबी की वैल्यू जब आती है तो डेल्टा टीबी होता है क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी कैलकुलेट करना है, तो टीबी के लिए क्या बना फॉर्मूला, टीबी इक्वल्स डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। अब टीबी नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट क्या है वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है ये, और डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आई 0.52 केल्विन, 0.52 को ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का इसमें ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 373.202 केल्विन, समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहां से आपको ज्यादा चीजें समझ में आ गई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें ज्यादा समझ आती हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही, अगले वाले लेक्चर में आपका डिप्रेशन ऑफ फेजिंग पॉइंट, ठीक है, उससे आगे वाले लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर, इस तरह धीरे धीरे चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।